हाय फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 8 लोक निर्माण का पार्ट 2। तो पिछली स्टोरी में हमने देखा था कि जो सूर्य थे वो सृष्टि के सेंटर पॉइंट पे जा चुके थे और सेंटर पॉइंट पे जाने के साथ ही उनकी जो हीट और उनकी जो लाइट थी वो सभी दूर इक्वली डिवाइड हो रही थी। हाँ, और इस तरह से वो उस पूरे पोर्शन पे जो सृष्टि के सेंटर पॉइंट पर एक सोलर सिस्टम क्रिएट हो गया, जिसे हम हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य है और 9 प्लैनेट्स है, बट इन 9 प्लैनेट्स के अलावा भी सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह उपग्रह है, बहुत सारे प्लैनेट्स है। तो जो सनलाइट है वो सब पे डिवाइडेड हो रही थी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स थे उन प्लैनेट्स में जो पोर्शन सूर्य के सामने की तरफ था वहाँ पर सूर्य की लाइट जो है सूर्य की लाइट आ रही थी, पर उसके जो अपोजिट पोर्शन था वहाँ पर तो सनलाइट आ ही नहीं रही थी। तो जिस वजह से सामने का पोर्शन जो था वो बहुत गर्म हो रहा था और पीछे का पोर्शन में तो कुछ हीट जा ही नहीं रही थी। तो ये काफ़ी डेंजरस था, क्योंकि इस तरीके से तो सारे प्लैनेट एक बार ख़त्म हो सकते थे। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ब्रह्मदेव ने मूवेबल यूनिवर्स क्रिएट किया। तो उसमें क्या था कि जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स थे वो सभी अपनी खुद के अक्ष पे राउंड राउंड मतलब घूम रहे थे और साथ ही साथ वो सूर्य के परिक्रमा भी लगा रहे थे। जिस वजह से क्या हुआ था कि जितने भी प्लैनेट्स थे उन सभी प्लैनेट्स पे इक्वली हर पोर्शन पे सनलाइट पड़ रही थी और साथ ही साथ वो अपनी सूर्य की परिक्रमा लगाने से ये हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहे थे। तो अब इन सभी प्लैनेट्स में हमारी पृथ्वी भी आती थी। तो वराह अवतार के इस स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को शेषनाग के फन पे रख दिया गया था। लेकिन जो शेषनाग का फन था उनकी हाइट इतनी ऊंचाई पे थी कि वो सोलर सिस्टम के अंदर आ रहा था, क्योंकि वो जो शेषनाग के जो फन थे वो लाखों फन थे और उनकी हाइट इतनी ऊंची थी कि वो आधी सृष्टि तक मतलब सेंटर पॉइंट तक आ रहे थे। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है वो भी सोलर सिस्टम के अंदर आती थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो पूरी तरीके से आग का गोला थी और क्षीर सागर में जाने के बाद वो उसके अंदर पानी भर गया था। और शेषनाग के फन पे रखने से पूरी जो पृथ्वी थी उस पे वो उसका टेम्परेचर इतना ठंडा हो चुका था कि उस पूरी पृथ्वी पे बर्फ़ जम चुकी थी, मतलब कि आइस एज स्टार्ट हो गया था। अब सूर्य के आने के बाद जिस पृथ्वी के परिक्रमा लगाने से और साथ ही जो पृथ्वी पे दिन रात होने लगे थे उस वजह से वो जो जमी हुई बर्फ़ थी वो सनलाइट से धीरे धीरे पिघलने लगी। इस पिघलने के साथ साथ जो पृथ्वी थी उसका इवोल्यूशन शुरू हो गया। मतलब कि क्या हुआ कि जितनी भी बर्फ़ थी वो पिघलने लगी और बर्फ़ पिघलने के साथ साथ जहाँ पे पृथ्वी पे जो गड्ढे थे वहाँ पर है ना नदियों का तालाबों का निर्माण हो गया और मिट्टी जो थी वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगी पानी से और मिट्टी सूखने लगी। मिट्टी के सूखने से और पानी वगैरह बनने से क्या हुआ कि एक वायुमंडल क्रिएट हुआ। वायुमंडल क्रिएट होने से जो बारिश होने लगी, बारिश होने के साथ साथ धीरे धीरे वनस्पतियाँ, घास, पेड़ पौधे उगने लगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी पे इवोल्यूशन का जो सिस्टम था कि जैसे सबसे पहले एक कोशीय जीव बने, फिर वो बढ़ते बढ़ते है ना फ़िश बने, फ़िश जो थी वो कुछ फ़िश समुद्र से बाहर आई और इस तरीके से धीरे धीरे करके है ना पृथ्वी का जो इवोल्यूशन शुरू हुआ। इवोल्यूशन होते होते वहाँ पे पृथ्वी पे डायनासोर का एज स्टार्ट हो चुकी थी। तो राइट नाउ सिचुएशन ये थी कि इस समय पृथ्वी पे डायनासोर का टाइम चल रहा था और पृथ्वी जो था वो एक हैबिटेबल प्लैनेट बन चुका था, क्योंकि इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन और पानी था, साथ में पेड़ पौधे थे। इस वजह से वो एक हैबिटेबल प्लैनेट के रूप में बन चुका था। और दूसरे जो प्लैनेट्स थे, अलग अलग जो बहुत सारे प्लैनेट्स थे, उन पे भी बारिश होती है, उनका भी एक वायुमंडल है। लेकिन जिस तरह से पृथ्वी पे पानी जो लिक्विड फॉर्म में है
जो H2O है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जिस वजह से पृथ्वी के अंदर जो ऑक्सीजन है जो हमारे किसी भी प्राणी के जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, इस वजह से जितना इवोल्यूशन पृथ्वी पे हुआ उतना इवोल्यूशन दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं हुआ। दूसरे प्लैनेट्स पे भी बारिश होती है, बट कहीं पर एसिड रेन होती है, कहीं पर मीथेन की बारिश होती है, कहीं पर कोई और केमिकल बारिश होती है, जिस वजह से वहाँ पर जो ये नेचर है, जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्रिएट नहीं हो पाए, और इस वजह से वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकी। और ये सारी बातें जो हमारे माइथोलॉजी स्टोरी में बताई गई है, ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूफ हो चुकी है, क्योंकि जितने भी एस्ट्रो साइंस ने जितना भी रिसर्च की है, उन रिसर्च के अनुसार सभी मतलब ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो अलग अलग प्लैनेट्स है वहाँ पर भी बारिश होती है, वहाँ पर भी बादल होते हैं, पर वहाँ पे जो H2O जो है, पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं हो पाता, जिस वजह से वहाँ पर जीवन की उत्पत्ति पॉसिबल नहीं हो पाती। और अगर ऐसा हो सकता तो हो सकता है कि दूसरे प्लैनेट्स पे भी जीवन की उत्पत्ति हो जाती। इस वजह से जो पृथ्वी था वो सबसे बेस्ट ग्रह बन चुका था फ़िलहाल, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में। हाँ, और इस प्रकार से जो है सेंटर पॉइंट पे सोलर सिस्टम क्रिएट हो चुका था। अब जो ब्रह्मदेव थे, ब्रह्मदेव को और भी अलग अलग डिफरेंट लोक बनाने थे। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लोक क्या होता है। लोक मतलब होता है डायमेंशंस, अलग अलग डायमेंशंस। और ये भी साइंटिफिकली प्रूफ है कि हमारी पृथ्वी एक पर्टिकुलर डायमेंशंस में है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग डायमेंशंस से, और हम उस डायमेंशन में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, ना ही हम देख पाते हैं। अगर हम आज के ज़माने के सैटेलाइट को अगर हम अंतरिक्ष में भेजते भी हैं, तो अगर वो उस पर्टिकुलर डायमेंशन के पास से भी निकल के जाए तो भी वो उन्हें देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो डायमेंशंस रहते हैं वो अलग अलग पोर्शन में रहते हैं, जो हिडन रहते हैं, जो हम अपने हिसाब से देख नहीं सकते। तो इस तरह से जो ये लोक निर्माण जिसे हम कहते हैं वो है अलग अलग डायमेंशंस क्रिएट करना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये कितने डायमेंशंस क्रिएट किए गए थे और इन डायमेंशंस में कौन रहता था। ओके, बाय।